नमस्कार। हमारी कही चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास की ओर अग्रसर कस्बा करारी का 4 पुत्रियों वाला साधारण सा परिवार, निजी संस्थान के मामूली पद पर कार्यरत बाबूजी का स्तर साधारण है पर लक्ष्य बड़ा है। पुत्रियों को कुछ दे सकें ना दे सकें पर पढ़ने का पूरा अवसर देंगे। बड़ी पुत्री जानकी हिंदी विषय में एमए उत्तीर्ण कर करारी की एक निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करते हुए इसी साल 25 की हुई है। उसके पढ़ने के लिए बाबूजी जहाँ भी गए एक ही प्रश्न, कितना देंगे। बाबूजी पिटे हुए प्यादे की तरह घर लौट आते। कोई खबर नहीं थी। बात बनेगी और आसानी से बनेगी। तय तिथि पर लड़के वाले जानकी को देखने आ रहे हैं। माता पिता जीवित नहीं हैं। 2 भाई हैं जो चाचा जी के साथ आएंगे, लेकिन 3 नहीं 2 प्राणी ही तशरीफ लाए। जानकी से छोटी मेहमानों की आवागत में तल्लीन मैथिली बुलावे के लिए सजकर तैयार बैठी जानकी से बोली, चाचा जी और लड़का ही आए हैं। लड़का इतना सजीला है कि जानकी तुम्हारा जी मचल मचल जाएगा। जानकी घबरा गई। मैथिली, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। सजीली को देखकर मदहोश हो जाऊंगी। चलो, बैठक में तुम्हारी पुकार हो रही है। बैठक में सलज जानकी की दृष्टि नहीं उठती थी। बड़ा जोर लाकर उसने अगल बगल बैठे दोनों प्राणियों को देखा। सचमुच सजीला है। यदि कुछ पूछा जाए तो बताते समय अच्छी तरह देख लेगी। वे दोनों इतने सज्जन निकले कि कुछ नहीं पूछा। सज्जनों के जाने के उपरांत तीसरी बहन वैदेही ने पूछा, जानकी, हरण करने वाले कैसे लगे? मैं बेशर्म नहीं हूँ। बाबूजी योजना बनाने लगे। लड़के वाले शादी जल्दी चाहते। अगले माह अच्छा मुहूर्त है। अम्मा संशय में है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन संभव जानकी से 10 साल बड़े हैं। बाबूजी बेफिक्र हैं। संभव डॉक्टर हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन, फिर प्रैक्टिस जमाने तक डॉक्टरों की इतनी उम्र हो जाती है। मुझे तो संभव बहुत ही सीधे साधे और समझदार लगते। इतने समझदार की जानकी चाहती रही मोबाइल पर रोज़ बात करें, पर संभव ने शादी की तारीख तक 4-6 बार ही बात की। बारात में गिनती के लोग आए। जानकी बड़ी हसरत से जयमाल के लिए मंच पर आई। मति भ्रम हुआ कि यही यथार्थ है। जिसे चाचा समझा था वो डॉक्टर संभव है, और जिसे डॉक्टर संभव समझा, पहली नज़र में दिल दे दिया, वो उनके ठीक बगल में खड़ा उनका अनुज संयम है। जानकी सदमे में संयम पूरी तरह चंचल हो रहा था। भौजाई जी, भैया को माला पहनाइए। मैथिली भी यथार्थ पर अचंभित थी। उसने भी वही समझा था जो जानकी ने, लेकिन अब स्थिति का सामना करना है। बोली, पहना रही है भौजाई जी के देवर जी, थोड़ा धीर धरें। जानकी के हाथों को सहारा देकर मैथिली और वैदेही ने माला डलवा दी। फोटोशूट के बाद जानकी अंदर कमरे में लाई गई। उसे ससुराल से आए वस्त्र पहनाकर चढ़ावे के लिए तैयार होना है। तैयार होने का उमंग गायब था। बिछावन पर बैठकर हिचक कर रोने लगी। अम्मा जानती थी कि उस दिन चाचा नहीं आ पाए थे। जानकी ने सामान्य कद सूरत व रंगत वाले संभव को चाचा और सजीले संयम को संभव समझ लिया है। उन्होंने बाबूजी से कहा था, संभव अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, दुबली जानकी अपनी उम्र से कम लगती है। पर बाबूजी ने निर्णय सुना दिया। लड़के का रंग रूप नहीं, पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। अम्मा विवश हुई। जानकी को इस तरह रोते देख रिश्ते नातेदार महिलाएं पता नहीं क्या अर्थ लगाएंगी। वे उनसे बोली, जानकी आज पराई हुई, ऐसे मौके पर रोना आ ही जाता है। आप लोग भोजन करें, मैं इसे आगे की रस्म के लिए तैयार कर दूं। उनके जाते ही अम्मा ने जानकी को गले से लगा लिया। मत रो जानकी, अम्मा तुमने मुझे धोखे में रखा। मैं नहीं जानती जानकी तुमने क्या देखा और क्या समझा। संभव की डॉक्टरी अच्छी चलती है, घर में पैसा भरा है। तुम्हें पैसा दिखता है, अधेड़ नहीं दिखता। 35 का लड़का अधेड़ नहीं हो जाता। बाबूजी की हैसियत जानती हो। जो कर सकते हैं कर रहे हैं। ना रो, बात फैलेगी तो बारात लौट सकती है। हम तो जीते जी मर जाएंगे। जानकी ने मान लिया, विरोध का कोई मतलब नहीं। यदि बारात लौट गई तो बहनों के विवाह में अड़चन आएगी।
जिस संयम को पहली नज़र में दिल दे दिया वो नफरत से भर जाएगा। छोटी है हैसियत वालों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सजीले राजकुमार अमीर जादियों को मिलते हैं। वो तैयार होने लगी। संयम फोटोग्राफर को ले आया। भौजाई जी तैयार नहीं हुई, फ़ोटो शूट होना है। मैथिली ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ठहरिए भौजाई के देवर जी, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। वो तो आप लड़के हैं कि कोट पैंट पहना और हो गए तैयार। संयम मैथिली को देखता रह गया। आप लड़की हैं कि क्या हैं? आना जाना बना रहेगा। जान लीजिएगा हम मैथिली हैं। संयम पूरी रात संभव और जानकी के आसपास मंडराता रहा। किसी मित्र ने निमंत्रित किया। बहुत ऊपर ऊपर हो रहे हो, शादी तुम्हारी नहीं भैया की हो रही है। इस समय मैं भौजाई की ननद का रोल कर रहा हूँ। मेरी बहन आज होती तो इन्हें इसी तरह घेरे रहती। जान की विदा होकर संगतपुर आ गई। बड़ा अव्यवस्थित मकान। पहली रात का आरंभ संभव ने अपनी पारिवारिक रूपरेखा बताकर किया। जैसा कि तुम जानती होगी, पापा और माँ डॉक्टर थे। यह मकान व संपत्ति उनकी बनाई हुई है। दोनों का अच्छा नाम था। उनके नाम का पूरा फ़ायदा मुझे मिल रहा है। वे हम तीनों भाई बहन को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर सही हमको आर्ट्स सब्जेक्ट था, अच्छा लगता था। बीकॉम के बाद लॉ किया। अब कचहरी में प्रैक्टिस करता है। आपकी बहन भी है, थी मुझसे छोटी, संयम से बड़ी थी, मेडिकल कर रही थी। पापा माँ उसे छोड़ने हॉस्टल जा रहे थे। कार का एक्सीडेंट हो गया। तीनों नहीं रहे। मैं और संयम अचानक बेसहारा हो गए। पैसे की कमी नहीं थी, पर मानसिक संबल की ज़रूरत थी। चाचा जी ने बड़ा सहारा दिया। वे तुम्हें देखने आते, पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मैंने संयम को बच्चे की तरह संभाला है। नादानी करे तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। जिसे पहली नज़र में दिल दे बैठी, जो आयु से उससे बड़ा है, उसे अपना बच्चा कैसे समझ सकती है? जिसे चाचा जी समझा, उसे पति कैसे समझ ले? जब मैं तुम्हें देखने आया, तुम नाजुक लग रही थी। घर आकर मैंने साफ कह दिया था कि मिसमैच हो जाएगा। शादी नहीं करना चाहता था, पर संयम अड़ गया कि वो तुम्हें पसंद कर चुका है। चाचा जी अड़ गए कि उन्होंने तुम्हारे बाबूजी को उम्मीद दी है। मैं संयम की पसंद और बाबूजी को दी गई उम्मीद की भेंट चढ़ गई। माँ के बाद ये घर कभी घर नहीं लगा। वे पता नहीं कैसे इतना संभाल लेती थी। मैं तो चाबियाँ देखते ही घबरा जाता हूँ। संयम की स्थिति तो मुझसे भी दयनीय है। तुम हंसोगी, पर मुँह दिखाई में मैं तुम्हें चाबियाँ दूंगा। संभालो अपना घर। चाबियाँ नहीं ले सकती अभी। आप मुझे ठीक तरह से नहीं जानते। उस पर 7 फेरों का बंधन मजबूत होता है। घर तुम्हारा, जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं मुक्त हुआ। जान की संगतपुर में 10 दिन रही। संभव उसकी सहूलियत का ख्याल रखते। संयम उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करता। अरे भाभी, तुम अच्छा आ गए। घर में मर्दाने चेहरे देखकर मैं सन्यासी बनता जा रहा था। यहाँ काम वाली बाई भी नहीं है कि उसका मुख देख कर लूँ। खाना बनाने से लेकर बगीचे में पानी देने तक सारा काम बुढ़ऊ काका करते। संभव मुस्कुरा दिए। अब घर कैसा लगता है? जन्नत। कचहरी जाने की इच्छा नहीं होती। लगता है भाभी के पास डटा रहा हूँ। शादी के बाद मेरे पैरों में बेड़ियाँ पड़नी चाहिए, पर पड़ गई तुम्हारे पैरों में। सही फरमाते हो भैया। माँ होती तो भाभी को रसोई के राज रहस्य बताती। आजकल मैं सास के रोल में हूँ। संभव कृतज्ञ थे। जान की दिनों बाद घर में रौनक लौटी है। इसी तरह मुझे सहयोग और संयम को स्नेह देती रहना। संयम ने अभूतपूर्व बयान दिया। भैया के मुख से अब जाकर सहयोग, स्नेह, सहभागिता जैसे शब्द सुन रहा हूँ, वरना वही एक्सरे, MRI, ECG, सिरिंज, ड्रिप। बाप रे! इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बना। डॉक्टर लोग बहुत कम हंसते हैं। संभव हंसते हुए बोले। मैं हंस रहा हूँ, अब थोड़ा हंसने लगे हो भैया। भाभी, भैया तुम पर लट्टू हैं। मैं हौसला न बढ़ाता तो कुंवारे रह जाते। यह हो जाता तो विधाता आज मेरा संयोग तुमसे जोड़ देते। संयम
जानकी करारी लौटी। अम्मा गदगद, दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है। जानकी, तुम संयम को संभव से कम न मानना। संयम को कम नहीं बढ़कर मानती हूँ, मैथिली बोली। न सास ससुर की रोक टोक, न ननद की दादागिरी। जानकी, मुझे तो जो ऐसा घर मिल जाए तो खूब मौज उड़ाऊँ। मेरा विवाह संयम से होता तो मैं भी उड़ाती। अम्मा ने मैथिली को डपट कर कहा। कुछ भी बोलती है जानकी। बाबूजी से कहूँगी डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहे तुम्हें लेने दोनों भाई आए। मेरी नज़र तो संयम पर टिक गई है। चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब नहीं संयम आए, लेकिन संभव आए। जानकी निरुत्साहित कार ड्राइव कर रहे संभव ने उसके निरुत्साह को लक्ष्य किया। उदास हो, संयम को भी लाते, उसे बुखार है। कब से उदास थी, अब घबरा गई। घर पहुंचकर संभव ने संयम का टेम्परेचर चेक किया। मैं इसकी हाय तौबा से परेशान हो गया हूँ। जानकी, अब तुम करो इसकी सेवा। संयम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी तुमने मेरी केयर भैया से कम की तो मैं तहलका मचा दूंगा। देवर का अर्थ जानती हो? दूसरा वर। मैं तुम्हारा दूसरा वर हूँ। जानकी उसे अपलक देखती रही। संकेत तो नहीं दे रहा, इस तरह घेरे रहता है जैसे समीपता चाहता है। इसी को मन में बसाकर तो यहाँ रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर जानकी की किस्मत में सदमे ही लिखे थे। बाबूजी अचानक आए। डॉक्टर साहब, मैथिली ने बीएससी कर लिया है, एमएससी बायोटेक में करना चाहती है। करारी में ये विषय नहीं है, कहें तो यहाँ रहकर पढ़े। जानकी को अकेलापन नहीं लगेगा। जानकी आत्म नियंत्रण से गुजर रही है। बाबूजी ने मेरा इस्तेमाल करने के लिए ही मुझे अधेड़ से ब्याह दिया है। सास ससुर का झमेला नहीं है, इसलिए इन लोगों को चाहे जब टपक पड़ने की पात्रता मिल गई है। अभी अम्मा बीमार पड़ी, बाबूजी यहाँ पटक गए कि करारी के डॉक्टर बेवकूफ़ हैं, संभव अच्छा इलाज करेंगे। क्षीण बुद्धि संभव ने उपचार किया और माता जैसा आदर दिया। अब मैथिली पढ़ना चाहती है, फिर वैदेही, फिर छोटी सिया। मैं अपने घर में खासकर संयम को लेकर दखल नहीं चाहती। बोली, बाबूजी सुनो तो, लेकिन क्या करें इस क्षीण बुद्धि प्राणनाथ का। अविलंब कहा, बाबूजी सुनना क्या है, आपका घर है। मैथिली रहेगी तो चहल पहल बनी रहेगी। बाबूजी उद्देश्य पूरा कर चलते बने। जानकी सदमे में। संभव ने हाल पूछा, जानकी परेशान लगती हो। बाबूजी आप पर भार डाल रहे हैं, मुझे संकोच होता है। संकोच क्यों, इस घर में तुम्हारा अधिकार है। संयम खुश हो गया। बुला लो भाभी, मैथिली ने शादी में बहुत सताया था, गिन गिन कर बदला लूँगा। मैथिली आकर माहौल में रंग भरने लगी। जानकी को संदेह नहीं, पुख्ता विश्वास है कि मैथिली संयम को लपेटे में लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। उसमें रुचि लेकर संयम चालबाजी दिखा रहा है। 4th सेमेस्टर पूरा होते होते समझ में आ गया, रचना रची जा चुकी है। राज खोलने का भार संयम पर डाल 4th सेम की परीक्षा होते ही मैथिली करारी खिसकली कि उसकी अनुपस्थिति में संयम प्रस्ताव पारित करा ले। संयम प्रस्ताव लेकर जानकी के सम्मुख आया। भाभी कुछ कहना है, कहो। भैया से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। तुम मेरी अर्जी उनके दरबार में लगा देना। जानकी सब समझ रही है, पर फिर भी कहा, अर्जी का मजमून तो सुनूं। मैं मैथिली से शादी करना चाहता हूँ। अब तक का सबसे भीषण सदमा। इस तरह चीख कर अभद्रता दिखाते हुए जानकी पहली बार बोल रही है, पागल हुए हो। उसी दिन पागल हो गया था जब मैथिली को पहली बार देखा था। मैथिली प्रेम वेम पसंद नहीं करती, उसका समर्थन है। कह रही थी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी, इसलिए जब वो करारी चली जाए तब मैं तुमसे बात करूं। जानकी रो देगी। देखती हूँ संयम तुम्हारे भैया क्या कहते हैं। जिसे पहली नज़र में दिल दे दिया वो मैथिली के नाम की लौ जलाए बैठा है। मैथिली कितनी घाघ है, मेरी स्थिति जानती है, फिर भी जरूर अम्मा ने भेजा होगा कि संयम पर
मोहिनी डाले। एक और लड़की के हाथ सस्ते में पीले हो जाएंगे। मैथिली ने ऐसी मोहिनी डाली। नहीं, मुझे मनचाहा नहीं मिला। मैं मैथिली को मनचाहा नहीं पाने दूंगी। जानकी को रात भर नींद नहीं आई। खुद को एहसास असहाय उपेक्षित पा रही है। संभव की संगत नहीं चाहती, पर वे अपनी भलमनसाहत में उसके समीप आना चाहते हैं। संयम की संगत चाहती है, पर वो पकड़ से छूटता जा रहा है। अब उसके व्यवहार में रोमांच नहीं, कपट का आभास होता है। पहले दिन से ही मैथिली को पाने की योजना बना रहा था। योजना सफल हो इसलिए भाभी भाभी कहकर उसकी खुशामद करता रहा। जान की निराशा, ईर्ष्या, क्रोध, बौखलाहट से गुजर रही थी। अम्मा का फ़ोन बौखलाहट को पराकाष्ठा पर ले गया। जान की मैथिली ने सब समाचार बताया। तुमको लेकर वो बड़े संकोच में है, पर संयम उससे शादी करना चाहते हैं। हमारे तो भाग्य जाग गए। दोनों बहनें मिलजुल कर रहोगी। बाबूजी इतवार को डॉक्टर साहब से बात करने आएंगे। जान की बौखलाहट में ललकारने लगी। अम्मा, तुमने मैथिली को जानबूझकर पढ़ने के बहाने मेरे घर भेजा कि संयम पर मोहिनी डाले। संयम मोहिनी की चाल में फंस गया। क्षीण बुद्धि, डॉक्टर साहब को क्या कहूँ। संयम उनके दिमाग में इतना घुस गया है कि उसकी खुशी के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता। नहीं, मैं बोलूँगी अम्मा, तुम्हें मैथिली का बड़ा ख्याल है। मुझे धोखे में रखकर अधेड़ बदसूरत के साथ बांधा। तब मेरा ख्याल नहीं आया था। जब ये दोनों भाई मुझे देखने आए थे, मैंने डॉक्टर साहब को चाचा, संयम को डॉक्टर साहब समझ लिया था। तुम जानती थी असलियत क्या है, लेकिन मुझे नहीं बताया। मेरे साथ कपट किया। नहीं बेटी, मैं बोलूँगी अम्मा, मैं अब भी सदमे से उबर नहीं पाई हूँ। अच्छी चाल चली तुम लोगों ने। मेरा दिमाग खराब है। इस विषय में मुझसे बात ना करना। जानकी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक उसी क्षण स्वर उभरा, भाभी। जानकी के कान बज रहे हैं। यह संयम कचहरी से लौट आया है। बैठक में बैठी तेज आवाज़ में अम्मा को ललकार रही जानकी को आभास नहीं था कि जरूरी फाइल लेने के लिए अचानक आ पहुंचा संयम। उसकी कटुता सुनकर बैठक से लगे बाहरी खुले बरामदे में ठिठका खड़ा है। इसके आने की आहट नहीं मिली या दबी चाप से बैठक में दाखिल हुआ है। संयम, तुम जल्दी आ गए। फाइल भूल गया था। पानी पियोगे? हाँ। जानकी को राहत मिली कि संयम ने फ़ोन पर की गई उसकी बातचीत नहीं सुनी। सुनता तो प्रतिक्रिया जरूर देता, लेकिन जानकी महसूस करने लगी है कि संयम बहुत बदल गया है। कुटनी मैथिली करारी क्या गई। संयम की हंसी ले गई। संयम, मैथिली की याद आ रही है? उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? अम्मा से तुम जो बातें कर रही थी सुनकर शादी से मेरा विश्वास उड़ गया। शादी के समय तुम्हारे मन में जो भी था, पर भैया के इतने अपनेपन को देखकर तुम्हारी धारणा में बदलाव नहीं आना चाहिए था। अधेड़ बदसूरत भैया में इतने गुण हैं, पर तुम इस मामूली बात पर अटकी हो कि वे खूबसूरत नहीं हैं। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, पर दिल साफ नहीं है। तो खूबसूरती किस काम की? कपट तो हम लोगों के साथ हुआ है। सोचता था तुमने भैया का जीवन परिपूर्ण कर दिया था। उनकी भावनाओं को समझती हो। सब ढोंग। भैया हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती। संयम, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखा करो। मैंने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, ख्याल रखा। अच्छी संयम, सुनो तो, तुम सुनो, मिसमैच होगा। सोचकर भैया शादी का मन नहीं बना रहे थे। मैं अड़ गया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। अफसोस, मैं गलत था। सुनो तो, तुम सुनो। मैं मानता हूँ कि भैया जैसे इंसान के लिए जो अच्छे विचार नहीं रखता वो अच्छा नहीं हो सकता है। भैया मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगी। मेरे लिए उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ना तुम ना मैथिली। संयम, मैंने तुम्हारे भीतर का कालापन देख लिया, पर भैया को मत दिखाना।
वे तुम पर विश्वास करते हैं, उन्हें तकलीफ होगी। उनके सामने मेरे साथ सहज व्यवहार करती रहना। मैं भी नाटक करता रहूँगा। नहीं करूँगा तो भैया को कारण क्या बताऊँगा। संयम वहाँ से चला गया और संयम की आंखें सुलग रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे। कितना अपमानजनक है भाभी। भौजाई, रटने वाला जिस देवर ने एक दिन दूसरा वर्ण होने जैसी बात की थी, आज उसे भाभी कहने से भरपूर बच रहा था। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो धोखे की कहानी बन गई। लेकिन मैथिली भी क्या करती थी, जानकी भी क्या करती, वो जिसे चाहती थी उससे शादी नहीं हुई, इसलिए ये बौखलाहट उसके मुंह से निकल रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।